गवर्नमेंट न्यू ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है जिससे कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उस पूरे सेक्टर को बूस्ट अप मिल सके एंड टेस्ला जैसी कंपनीज बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके एंड यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सके। लेकिन क्या आप रेडी हैं ईवी बूस्ट अप के लिए? एंड अगर आप रेडी हैं ईवी बूस्ट अप के लिए, ईवी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, तो पहला सवाल, तो फिर ऑटो सेक्टर में इस न्यू पॉलिसी आने से गिरावट क्यों देखने को मिली? टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे शेयरों में बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली? एंड दूसरा, क्या इसके सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ही हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है? क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से ही तो ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे ईवी सेक्टर एंड जो न्यू पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, उसमें क्या क्या कंडीशंस है एंड टेस्ला जैसी कंपनी किस तरीके से एंट्री कर रही है या फिर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आ सकती है, पूरी डिटेल एनालिसिस में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही इस पूरे सेक्टर में किन किन कंपनीज को कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका एक पूरा आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक जो है क्लियर हो सके ईवी सेक्टर को लेकर। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ईवी सेक्टर की। ईवी सेक्टर की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ईवी सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई सारे स्कीम लाए हैं, कई सारे प्लान्स करती रहती है। इस बजट में भी कई सारी चीजें की गई। 2030 से लेकर 2047 तक इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बैटरी मैन्युफैक्चरर एंड चार्जिंग स्टेशन को बूस्ट अप करने की बात हम हमेशा ही सुनते आते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यू पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लेकर आ रही है एंड ये क्यों ला रही है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले इस पॉलिसी के बारे में सुन लेते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये पॉलिसी इसलिए लाई जा रही है कि इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सके, सबसे पहला रीजन यही है। दूसरा, एंड ये बड़ा इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बढ़ावा देना है एंड चार्जिंग बूस्ट अप करना है ताकि कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ सके एंड सेल्स बढ़ सके। तो गवर्नमेंट का सबसे पहले तो ये प्लान है। अब इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हुई है, सबसे पहले उस बारे में बात कर लेते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। आफ्टर यूएस इलेक्शन क्रिप्टो ने नया हाई टच किया एंड एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि शेयर मार्केट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ आप क्रिप्टो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं विद लोवेस्ट फी, साथ ही आपको 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है और साथ ही अप टू 25x लिवरेज भी मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो 25,000 तक आप ट्रेड कर सकते हो। साथ ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर नए हो तो पहले 15 डेज के लिए आपको मिलता है फी रिबेट। साथ ही कॉइन स्विच आपको दे रहा है 1% का कैशबैक एंड पहले 30 डेज के लिए जीरो ट्रेडिंग फी। यहाँ प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन किया जाता है, जैसे कि टोटल कस्टमर होल्डिंग्स यहाँ पर क्रिप्टो प्लस इंडियन रुपीस में आप चेकआउट कर सकते हैं 1952.81 करोड़। वही टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग्स जो है क्रिप्टो प्लस इंडियन रुपीस 2514.91 करोड़। कॉइन स्विच ने रिसेंटली कॉइन स्विच केयर लॉन्च किया है, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च करा है जो वजीरेक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा टू विदड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स, जो दिखाता है इनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशंस को। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो देन आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो इस पॉलिसी में कई सारे चेंजेस हुए हैं, पुराने जो थे उसके अलावा और भी कई सारी चीजें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस पॉलिसी में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंपोर्ट ड्यूटी। इसके पहले आपको बता दूं कि ईवी की जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी 110% थी। इससे अदर कंट्रीज को तो नहीं, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को काफी बढ़ावा मिला था इससे। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 110% से इस इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 15% कर रही है। ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा कर क्यों रही है, मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। 110% से घटकर सिर्फ 15%, यानी कि अदर कंट्रीज जो कारें इंपोर्ट करेंगी उसको अब 110% की इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं देनी पड़ेगी, टैक्स नहीं, अब उसको सिर्फ 15% टैक्स पर ही वो अपनी कारें यहाँ पर लॉन्च कर सकती हैं। ये बड़ा कदम है यानी सबसे बड़ा चेंजमेंट है, यानी इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। अब देखिए, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि बस इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई एंड आप आओ एंड ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर दो, अपनी कारें इंपोर्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में ये कंडीशंस रखी है, 2 साल के अंदर 2500 करोड़ रुपए का बिजनेस दिखाना होगा। इतना बिजनेस आपको करना पड़ेगा 2500 करोड़ का सेकेंड ईयर तक, एंड इसके साथ ही आपको 4150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करने होंगे।
अब सीधी सी बात है कि यही कंडीशन पर आप आओगे, इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आप आ सको। यानी कि कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। एंड जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है उसमें असेंबली लाइन सेटअप किया जा सकता है। इसको सबसे पहले तो ये बड़ा लाइन है, ये भी इसको जो है अप्रूवल दिया गया है। एक और चीज, चौथे साल में आपको जो है 5,000 करोड़ रुपए तक का जो है बिजनेस दिखाना होगा, दूसरे साल में 2500 करोड़ एंड चौथे साल तक 5,000 करोड़ एंड 5 साल में 7500 करोड़ रुपए तक का आपको बिजनेस दिखाना होगा। तभी आप अपनी ईवी कारें जो हैं आप इंपोर्ट कर सकेंगे एंड अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकेंगे। ये गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी है इस ईवी पॉलिसी के तहत। एंड अप्लाई के लिए उनके पास सिर्फ 120 डेज होंगे। एंड आपको बता दूं कि मिनिमम उनको 8,000 कारें इंपोर्ट करनी होगी जिसकी वैल्यू $35,000 प्लस से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी कंडीशंस रखी हैं, तभी उन इंपोर्ट्स को अप्रूवल मिलेगा। ये गवर्नमेंट की कंडीशंस है। और 3 साल के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस 25% होना चाहिए एंड 5 साल के अंदर इसको बढ़ाकर 50% भी करना होगा। सो इस पॉलिसी के अंतर्गत सीधा ही समझ आ रहा है कि ईवी को किस तरीके से बढ़ाने के लिए जो है ये सारी चीजें चेंजमेंट की गई हैं। एंड आपको बता दूं कि ये टेस्ला जैसी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए की गई है। एंड सीधा सीधा डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो टेस्ला को ही अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है, क्योंकि आपने रिसेंटली सुना होगा कि टेस्ला जो है इंडिया में एंट्री कर रही है अपनी कारें इंपोर्ट करने के लिए। एंड उसने तो लिंक्डइन पर अपने जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए अप्लाई भी मतलब कर दिया था, आवेदन, विज्ञापन, एड्स एंड ऑल भी डाल दिए थे। तो ये सिंपली टेस्ला जैसी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आ सके इसीलिए किया गया है। सो इससे एक चीज तो है कि ईवी मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज हैं, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो चार्जिंग सेटअप्स करती हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो ईवी की मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है, उनको तो बूस्ट अप मिलेगा। उन कंपनीज को नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में वो बेनिफिशियल हो सकती हैं इससे। ये इसी वजह से किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं टेस्ला की बात करती हूँ, उसके बाद हम बेनिफिट एंड नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। अब टेस्ला के बारे में देखिए, सभी जानते हैं कि ईवी के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, ईवी कार्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एंड जिसके सीईओ एलोन मस्क हैं, ये भी सभी जानते हैं। एंड इसके साथ ही ये भी सभी जानते हैं कि एलोन मस्क जो है ग्लोबली रिचेस्ट रैंक ऑन भी करते हैं। सो सबसे पहले बता दूं कि ये अपनी कारें चीन में इंपोर्ट करने वाले थे, जो कि जर्मनी में बनाई जा रही हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, वो चेंज करके चीन की जगह पर जर्मनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कारें हैं उसको ये इंडिया में इंपोर्ट करने वाली हैं। एंड आपको बता दूं कि ये 8,000 कारें जो है इंपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना ध्यान से सुना। मैंने इसीलिए पहले पॉलिसी की बात की कि गवर्नमेंट ने क्या कंडीशंस रखी है कि 8,000 कारें मिनिमम इंपोर्ट करेंगे आप, जिसकी वैल्यू $35,000 प्लस होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने उन कारों के इंपोर्ट के लिए जो है, इंपोर्टेंट कारों के लिए अप्रूवल दे दिया है। एंड कब तक? जब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नहीं लग जाता है, तब तक वो अदर कंट्रीज से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको इंपोर्ट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना ही, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही गवर्नमेंट का मेन मोटो है, मेन एम है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी की बात सुनी कि 110% से घटकर 15%, ये स्पेशली इनके लिए ही तो किया गया है, क्योंकि उनको, जो वो कारें इंपोर्ट करेंगे, उनको 110% के बजाय 15% ही इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। सो इंडिया में अभी टेस्ला का प्लांट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एंड वो आगे लगाने वाली है, वो अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। आपको बता दूं कि जिसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ने जो है न्यू पॉलिसी के लिए, चेंजमेंट के लिए 2024 में ही दे दिया था। एंड कुछ ये भी कंडीशंस रखी थी कि मिनिमम 50 करोड़ का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। अभी जो न्यू पॉलिसी आने वाली है उसमें जो चेंजमेंट होंगे वो वेरीफाइड होगा। आपको बता दूं कि टेस्ला जैसी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कई सारी स्टेट्स ने ऑलरेडी ऑफर देना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना सबसे आगे हैं, जहां पर उम्मीद है कि यहाँ पर सेटअप्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लग सकते हैं टेस्ला के। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड है। पॉजिटिव साइड्स की अगर मैं बात करूं, जो कि बेनिफिशियल, ज़्यादा उस पर बातें होती हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर बड़े इन्वेस्टर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जब जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका फ्यूचर दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो ऐसे में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनके कंपनीज के शेयर प्राइसेस में भी नजर आते हैं, तो ये बेटर होगा। दूसरा हो जाता है मार्केट एक्सपेंशन। ज़्यादा एक्सपेंशन से ईवी कंपनीज के मार्केट शेयर बढ़ सकते हैं, एंड मार्केट शेयर बढ़ना मतलब कि उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस को इम्पैक्ट करना होता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा, एंड इससे जो है उन कंपनीज के, उन पूरे सेक्टर को एक ग्रो अप मिल सकता है। ये तो था पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसी नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से ऑटो इंडस्ट्री में गिरावट भी देखने को मिली है। सबसे पहला,
इस न्यू ईवी पॉलिसी से अनसर्टेनिटी एंड मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिससे कि काफ़ी उतार चढ़ाव हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। दूसरा, कंपटीशन। ईवी पॉलिसी में सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया गया, यानी कि सिर्फ टेस्ला जैसी कंपनी को ही अट्रैक्ट करने के लिए जो बाकी कंपनीज है उनके साथ अगर अनफेयर होता है तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। उन कंपनीज को लॉस हो सकता है एंड इससे इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हो सकता है। एंड अगर अदर कंपनीज के साथ अनफेयर होता है, उनको नुकसान होता है, तो आपको बता दूं कि सिर्फ उनकी ही बात नहीं है, ये अदर सेक्टर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। सो ये मेन रीजन है। कंपटीशन इससे बढ़ेगा मार्केट में तो प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से जो है ऑटो इंडस्ट्री में टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड इन सब कंपनीज में जो है गिरावट भी देखने को मिली। तीसरा मेन कंसर्न क्या है कि अगर ये पॉलिसी एग्रेसिवली की जाती है तो ईवी की सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि ईवी कार्स की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड जब सप्लाई ज्यादा बढ़ती है ना तो वैल्यू में कमी आ जाती है एंड कंपनीज को प्रॉफिट की जगह लॉस फेस करना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली कंपनीज के शेयर प्राइसेस पर भी देखने को मिले। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इसके इम्पैक्ट्स भी हैं इस न्यू ईवी पॉलिसी के। उम्मीद है डिसीजन लेने में हेल्प मिली होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी कुछ कंपनीज की लिस्ट शामिल है। देखिए, फायदा हो या नुकसान, इनमें से कुछ लिस्ट जरूर जान लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी किस किस कैटेगरी में है। 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले ईवी मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है एंड इसके बाद जो चार्जिंग सेटअप्स में है, चार्जिंग मैन्युफैक्चरर में है। तो ईवी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, एथर, ओला इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर जैसी कंपनी शामिल है। वहीं 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो, हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनी शामिल है। लेकिन वहीं पर ईवी बसेस की बात होती है तो अशोक लीलैंड यहाँ पर शामिल हो जाता है। वहीं पर बैटरीज की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री, अमारा राजा बैटरी, एचबीएल पावर जैसी कंपनीज का नाम आता है। एंड वहीं अगर चार्जिंग्स की बात होती है, चार्जिंग स्टेशंस की, तो टाटा पावर का नाम हमेशा आता है। लेकिन एक और कंपनी है एबीबी, जो चार्जिंग सेटअप्स करने के लिए उसने कई सारे पार्टनरशिप भी करी है अदर कंपनीज के साथ, तो वो एबीबी भी शामिल हो जाता है। तो इन लिस्ट के बाद आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो देखने के बाद कि 3 to 5 ईयर्स में ईवी का जो है ग्रोथ कहाँ तक जाएगा, कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव साइड्स हमें देखने को मिलेगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड इनमें से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की पूरी एनालिसिस आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि उस पर मैं आपके साथ डिटेल एनालिसिस शेयर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।